हाँ, तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार और छोटा सा चैप्टर था। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ सिखाया है और ये कहा भी था कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आई थिंक आपने उसको हाथों हाथ पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। हिस्ट्री के 3-4 क्लास के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स बहुत शानदार चल रहा है। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे जोर देना है। बार बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके टेस्ट दीजिए। जितने भी टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में पड़े हैं उसको 5-5 बार, कम से कम 5 से 7 बार आपको हर चैप्टर का टेस्ट देना है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में। और अपनी नोटबुक में टिक करते जाओ कि हाँ मैंने इसका 1 बार 2 बार 3 बार दे लिया। हिम्मत रखो, अभी आप हिम्मत रखोगे बस वही रिजल्ट लाएगी। बहुत मुश्किल से उठा जाता है सुबह सुबह, मुझे पता है। ठीक है, 4 बजे उठते हैं तो बड़ा जोर आता है, लेकिन उठना है, पढ़ाई करनी। अब ठंड हो रही है तो सर्दी के टाइम में क्या होगा कि बड़ा मुश्किल से उठा जाएगा, लेकिन अगर आपको आपके सामने फ्यूचर दिखेगा ना तो आपको कोई ठंड नहीं लगेगी और कोई नींद नहीं आएगी। ऐसा लगेगा नहीं यार हमें कुछ करना है, और बिल्कुल करना है। बहुत अच्छी स्टडी आपको करनी है और टाइम बहुत कम है। आप ये मत सोचना कि टाइम है, टाइम बहुत कम है। अब नवंबर देखना, यूँ मतलब 15 डेज मुश्किल से बचे हैं, 14-15 दिन बचे हैं, ये निकल जाएंगे। फिर दिसंबर और जनवरी, बस। तो बहुत ही कम टाइम है। और चैप्टर मैंने आपको डिटेल बताई रखी है, उसको टाइम टेबल को फॉलो करो बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं तो कहता हूँ मेरे साथ में अभी जैसे मॉर्निंग में उठते हो, अगर थोड़ी बहुत नींद आए तो पहली बात तो बेड पर नहीं पड़ना, बिस्तर से उठ जाओ। ठंड थोड़ी सी लगती है लेकिन उठना है, थोड़ी तो कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप टेबल पे जाना है, बस टेबल पे, स्टडी टेबल पे ही बैठ के स्टडी करनी है। और फिर वहाँ क्या करो कि अगर थोड़ा सा आलस आता हो तो उसको लिख लिया करो, लिख लो मेरे साथ। अलग से रजिस्टर आपको बनाने ही पड़ेंगे, रजिस्टर स्कूल के अलग होते हैं और मेरे रजिस्टर अलग होंगे, क्योंकि मैं खूब सारी बातें अलग एक्स्ट्रा भी कराता हूँ और बहुत सारी बातें वो है, तो आपको वो बनाना। और दूसरी बात ये, जो मेरे नोट्स है वो आपको आगे तक काम आएंगे, सिविल सर्विसेज तक कंप्लीट आपके नोट्स काम आने वाले। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं, छोटे से टॉपिक्स हैं। जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण निवारण हेतु कौन कौन से नियम बनाए जाने चाहिए, पर बनाए गए हैं। व्हाट आर द रूल्स मेड टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। पहली बात तो ये कि जल प्रदूषण है क्या, सब इजीली जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो प्राकृतिक जल में बाह्य पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक, घरेलू अन्य अपशिष्टों के मिलने से जल के गुणों में कुछ कमी आ जाती है, बस जल प्रदूषण कहलाता है। यानी वाटर पोल्यूशन है क्या, कि पानी में एक्स्ट्रा जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो, चाहे इन रिडक्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहर के कोई भी सब्सटेंस मिल जाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल सब्सटेंस हो गया, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला धुआं या फिर अपशिष्ट गंदगी जितनी भी होगी वो हो गया, या डोमेस्टिक एंड अदर वेस्ट एंड इन नेचुरल वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। या फिर घरों से भी तो गंदगी निकलती है, जैसे साग सब्जी के छिलके हैं और भी पॉलीथीन है, ये सब पानी में मिल जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है। तो ये सब इजीली जो छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। फिर है कि इसको कैसे निवारण, मतलब इस जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इस वाटर पोल्यूशन होने से कैसे बचाया जाए, उसके कुछ नियम बताए गए, बिल्कुल नियम बताए गए जो एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर दे रखे हैं, वो ये हैं। अब आपको पता है कि जो मैदानी भाग हैं, मैदानी मतलब जो प्लेन एरियाज हैं, मैदानी भागों में नदियों के जल में कृषिगत जो होते हैं ना, उर्वरक और कीटनाशक जो खेत में किसान लोग डालते हैं, वो पानी मिल जाते हैं। अलग अलग डिफरेंस ध्यान से समझना। पहले अपन बात करें मैदानी भागों की, प्लेन एरियाज की। इन द प्लेन द रिवर वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो किसान डालते हैं ना अपनी फसलों में, वो मिल जाते हैं। एक बात तो ये, तब पानी गंदा हो जाता है। दूसरा, औद्योगिक बहिस्रावों के सम्मिश्रण, चाहे घरेलू रह गया, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ। जो घरेलू ठोस और अपशिष्ट होते हैं जानते हो ना, जो मैंने बताया आपको, सब्जी के छिलके हो गए और भी अपशिष्ट हो गया, गंदगी सब, वो अपशिष्ट पदार्थ। और फिर आ गया औद्योगिक बहिस्राव, जो इंडस्ट्रीज एरिया है, वो बहिस्राव का मतलब जो बाहर वो उनका निकाल देते हैं केमिकल्स वगैरह, वो जितने भी अपशिष्ट हैं, उन सब के कारण नदियाँ हैं वो दूषित हो रही है। ये है मैदानी भागों की बात। ठीक है, डोमेस्टिक में हो जाएगा सॉलिड एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर वाटर, जो नदियों के पानी को गंदा कर देते हैं। ये बात तो है मैदानी भागों की। दूसरा है, फिर कुछ सेकंड पॉइंट है, अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने क्या कारक बताते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको अपन CPCB बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लेना। इंग्लिश में रिपीट हो गया, इसको नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, CPCB फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल, ये हो जाएगा अपना कंटेमिनेशन कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन रिवर्स। ये कारण बताते हैं, कौन बता रहे हैं, एक तो ये हो गया CPCB, और दूसरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ASPC के अनुसार जैव
और जीवाणुविक जो संदूषण है वो नदियों में, सब नदियाँ गंदी होने का मुख्य कारक बताते हैं वो। ये भी इसका हो गया वो, ठीक है। और अगला है कि वर्तमान में देश में कुछ स्थानों पर नदियाँ बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है। जैसे दिल्ली और इटावा के मध्य नदियाँ बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर किसानों के द्वारा खेतों से निकलना वेस्ट और फैक्ट्रियों का सब का वो मिल गया। फिर यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। एट प्रेजेंट द रिवर हैज़ बिकम वेरी पोल्यूटेड एट सम प्लेसेस इन द कंट्री सच एज यमुना रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा, ठीक है। फिर दूसरा, इसके अतिरिक्त अपन बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में साबरमती, ठीक है। लखनऊ में गोमती नदी, मदुरई में काली नदी, अड़ियार, कुंभलगई, हैदरा, ये अब तीनों किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके मदुरई में। फिर हैदराबाद में मूसी नदी तथा कानपुर और वाराणसी के अंदर जो बहती है गंगा नदी, और अन्य सभी इस तरीके से ये जो नदियां हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। यानी कि अदर सब पोल्यूटेड रिवर्स आर द साबरमती एट अहमदाबाद, द गोमती इज लखनऊ, द काली इज अद्यार एंड ये जो एंटायर किसको करती है कवर, और वेगियन एट मदुरई एंड मूसी इन हैदराबाद, ये सब मूसी ऑफ हैदराबाद, एंड द गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी। ये सब वो रिवर हैं जो एट प्रेजेंट अभी वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, ठीक है। ये सिलेक्टेड पॉइंट है, कोई खास वो है भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या था कि जल प्रदूषण यहाँ तक हो गया, ये अभी तक अपने जो भी पढ़ा वो आ जाएगा वाटर पोल्यूशन में। वाटर पोल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा? डेफिनेशन आ जाएगी। फिर अपन को ये बताना है कि कौन कौन सी जगह अभी पोल्यूशन है यहाँ तक। अब जो बात पूछी थी नियम की, निवारण है तो कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, तो वो आंसर है अपना ये, ठीक है, कि भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण संबंधी उपाय या नियम कह सकते हो, मेजर्स रिलेटेड द प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ये जल प्रदूषण का 1 मार्क्स में डेफिनेशन लिख दी, लेकिन ये जितने भी पॉइंट ये सब जल प्रदूषण के ही है, वाटर पोल्यूशन के ही है। ये वो जगह हैं जो आज इंडिया के अंदर प्रदूषित हैं, चाहे 2 पॉइंट ये हो गए और 2 पॉइंट ये हो गए। 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है और फिर आपको नियम बताने हैं। नियम कौन सा? पहला जल अधिनियम जो नियम है वो 1974, ठीक है, यानी कि द वाटर एक्ट 1974, ये है प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण इसके अंदर किया जाएगा, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तीसरा, जल उपकर अधिनियम 1977, यानी कि द वाटर सीज एक्ट 1977। ये 3 एक्ट है, तीनों के तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लेना। ये कुछ नियम है, ये कुछ एक्ट हैं जो जल प्रदूषण को, वाटर पोल्यूशन को रोकने के उपाय करते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया अपना। वाटर पोल्यूशन संबंधित 2 और 2 4 पॉइंट एक डेफिनेशन, 5 मान लेते हैं। 5 तो पॉइंट है और 3 इसके नियम है। शानदार आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट है, इसी कंटिन्यू लास्ट में लिख देना फिर कि अतः जन जागरूकता और इनकी भागीदारी से ही कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाकर जल प्रदूषण के प्रसार को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बस एक काम है, आप जन जागरूकता फैलाइए, मतलब लोगों में अवेयरनेस लाइए, पब्लिक अवेयरनेस, कि लोगों को समझाया जाए कि भाई देखो ऐसे गंदगी फैल जाएगी, आने वाले फ्यूचर में पानी कमी है वैसे भी, और पानी की हमें बहुत किल्लत हो जाएगी, हमें ध्यान रखना चाहिए, गंदगी वगैरह ऐसा नहीं पानी बहानी चाहिए। तो पब्लिक अवेयरनेस ही इसका इलाज है, ठीक है ना। तो सो ओनली विद पब्लिक अवेयरनेस एंड देयर participation the spread of water pollution can be stopped by effectively reducing the pollutants obtained from agriculture activities and domestic industrial discharge। ये सब बातें अपने समझ ली। यहाँ तक अपना आंसर बन गया, बहुत ही शानदार। ये यहाँ से 5 पेज का आंसर बन गया, ठीक है। 5 पेज का मतलब आपके तो छोटे ही बनेंगे। डेफिनेशन 2 पॉइंट, 2 4 पॉइंट, और फिर अपन इसके नियम बता दिए, लास्ट में ये लिख दिया। बहुत ही शानदार आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड की एग्जाम आया भी था 2022 के अंदर, ये पूछ रहा है जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये क्या होता है? तो देखो, धरातलीय और भूमि के अंदर वाला, धरातलीय तथा भूमिगत जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही जल संभर कहलाता है। मतलब कि एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज नॉन एज वाटरशेड मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारे धरातल पे पानी है, जो अंदर भूमिगत जो अपन पानी कुएं ट्यूबवेल से खींचते हैं, इन दोनों का अगर अपन ढंग से सोच समझ के पानी का बिल्कुल कहते हैं कि कुशल प्रबंधन करें, तो उसे हम कहते हैं कि जल संभर प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अनावश्यक बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों, जैसे कि अंतःस्रावण तालाब हो गया, पुनर्भरण कुओं को वापस भरना हो गया,
आदि के द्वारा भौम या भूमिगत जल का संचय या पुनर्भरण किया जा सकता है। जो कुएं सूख गए उसमें पानी भर दिया जाए, जैसे बाढ़ का या फिर कैसे न कैसे स्टोर करके उसको, तो पानी का वापस जल संभर किया जा सकता है, वाटर लेवल अप किया जा सकता है। इन इनवर्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक ये हो जाएगा अपने पेरिकोलेशन टैंक्स और रिचार्ज वेल्स, जो जैसे कुएं वगैरह हैं उनमें बारिश के पानी को डाल दिया जाए तो वो ज़मीन में ही पानी जाना है, तो ज़मीन पानी उस पर सोख जाएगी वापस, तो वाटर लेवल या भौम जल को या भूमि के जल को ग्राउंड वाटर को अप किया जा सकता है, उसको लेवल को सुधारा जा सकता है। पानी के तालाब वगैरह भर के रख दो, तो नाडी तालाब होते हैं ना, उसमें पानी डाल दो तो धीरे धीरे पानी सूख गया, वो जाना मिट्टी में ही है, तो वापस पुनर्भरण, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बारिश का पानी बरसता है इसको ज़मीन में कुछ ऐसी जगह स्टोर कर दो, चाहे तालाबों में, चाहे कुओं में, चाहे ट्यूबवेल्स में, तो वापस वो पानी ज़मीन में चला जाए। ठीक है, यूज़ होता है तो उतना यूज़ कर लो, बाकी इस वैसे कर देना चाहिए, तो वापस जल संभर हो जाए, मतलब वाटर जो है वो थोड़ा वापस उसकी भराई हो जाए, वो है 2 नंबर में आ सकता है वो। फिर नेक्स्ट है कि जल संभर विकास से संबंधित कुछ परियोजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं? पहली है हरियाली परियोजना, ये केंद्र सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड के एग्जाम में छपना है ये हरियाली परियोजना। ये पहली बात तो एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है कि हरियाली परियोजना कौन सी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो हरियाली परियोजना केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और ये भारत के ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको योजना को चलाया जाता है, हरियाली प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड है नीरू मीरू, ठीक है, बढ़िया नाम है नीरू मीरू। नीरू मीरू जल और आप, ये कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम, ये क्या चल रहा है? ये आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स है, जगह का जरूर ध्यान रखना, वो तो संपूर्ण भारत में हो गया, कंप्लीट इंडिया में हो गया, लेकिन नीरू मीरू जल और आप ये कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है वो भी आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ओके, यानी कि इन रूरल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर दूसरा है अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, ये राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरवारी पानी संसद प्रोग्राम इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल संभर विकास से संबंधित परियोजनाएं, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट, तो ये तीनों की तीनों एज इट इज रट लेना, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर है वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे बारिश के पानी का इकट्ठा किया जाए, कैसे उसका संग्रहण किया जाए, कैसे हार्वेस्टिंग किया जाए, मतलब रोका जाए, उसको स्टोर किया जाए, तो वर्षा जल संग्रहण ये वापस हेडिंग हो जाएगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में लिखते हैं अपन। ये विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की एक विधि है, बिल्कुल सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेज, बिल्कुल बारिश के पानी को अपन इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अलग अलग यूज, जैसे आप सब्जियां बना रहे हो, चाहे फसल में डाल दो, बहुत यूज है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों के लिए, बिल्कुल सही बात है, पुनर्भरण, एक तो ये किया जा सकता है कि आप पानी को इकट्ठा कर लो और जो सूख गए कुएं उनमें डाल दो, या उनको उनमें इकट्ठा कर लो ताकि वापस पुनर्भरण हो जाएगा, जमीन में पानी जाएगा तो वापस वाटर लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, है ना, एक्विफर्स। दूसरा ये एक कम मूल्य और परिस्थिति बिल्कुल से अनुकूल विधि है। गवर्नमेंट में आपको फिर बताऊँ, आपने देखे होंगे जो बच्चे गाँव में कभी जाते हैं या फिर आपने कभी कहीं सफ़र करते हो तो रास्ते में आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम किया है कि जैसे ज़मीन में इतना यूँ बड़े बड़े टैंक खुदवाए हैं, इतना बड़े बड़े, ठीक है, यूँ बिल्कुल बहुत ही बड़े बड़े, और इसमें क्या करते हैं, इसकी खुदाई करवाते हैं। गवर्नमेंट इसमें आपको सब्सिडी देती है, मतलब ऐसा मान लीजिए 80-70-80% गवर्नमेंट खर्चा देती है, कोई 20-30% अपना खर्चा लगता है। इतना गहरा एक ज़मीन के अंदर जैसे बहुत बड़ा, जिसमें हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी आ सकता है। फिर एक मजबूत तिरपाल देते हैं, जो प्लास्टिक का तिरपाल होता है ना, उसको इसके अंदर बिछाया जाता है, और जब बारिश का पानी आता है तो वो खेतों में जैसे ऐसे पानी आएगा तो उसको ऐसे वो आके जो भी ढलान, थोड़ी ढलान से बना दी जाती है, तो पूरा पानी इसमें आके इकट्ठा हो जाता है और किसान लोग उससे फसल कर सकते हैं। मतलब इसमें क्योंकि इतना स्टोरेज इसके अंदर, बहुत लाखों लीटर पानी आ जाता है, इसमें आप आराम से खेती करिए, पीने के लिए यूज़ करिए, जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट इसके अंदर आपको इसमें सब्सिडी भी देती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि अपन क्या कर सकते हैं कि इस तरह के जल को संरक्षित करके वर्षा जल के नलकूपों, गड्ढों, है ना, और कुओं में एकत्र किया जा सकता है। ये तो चलो सरकार पानी इकट्ठा करने की एक मेथड बता रही है। फिर भी अगर किसी के पास में नहीं है कोई सिस्टम, तो जो आपके पास कुएं हैं, जो गहरे गड्ढे खोदे हुए नलकूप हैं, गड्ढे हैं, उन सब के अंदर पानी इकट्ठा कर लो, वो भी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इट इज़ अ लो कॉस्ट, और कोई खर्चा भी नहीं है, बहुत कम खर्चा, और
इजीली काम हो जाएगा। इट इज़ अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग रेन वाटर टू बोरवेल, पिट्स एंड वेल्स, इन सब के अंदर किया जा सकता है। तो ये बातें वर्षा जल के संग्रहण की होगी। ठीक है, बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। पानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, कुछ बेनिफिट फ़ायदे हैं कि नहीं? तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप खुद मन से लिख सकते हो फ़ायदे। फिर मैंने आपके 4-5 पॉइंट बना दिए हैं। बेनिफिट ये है कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पानी है, हो गया ना अवेलेबिलिटी, यानी कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्टोरिंग रेन वाटर। अगर इकट्ठा कर लेंगे तो पानी की उपलब्धता, आराम से पानी मिल जाएगा, चाहे पीने के लिए हो, चाहे जानवरों के पीने के लिए हो। भाई गाँव के अंदर गाय भैंसे बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, उनको बहुत पानी चाहिए पर डे, तो उनके लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, इससे फ्लोराइड और नाइट्रोजन जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। बाय रिड्यूसिंग कंटेमिनेंट्स सच एज फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स डाइल्यूशन कैन एक्सचेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। एक बात और बता दूं मैं आपको, बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है। पहली जो बारिश होती है, काफ़ी दिनों से जो बारिश होती है, 3-4 महीने बाद में अगर बारिश हो, तो फर्स्ट बारिश को तो रोक दिया जाए, क्योंकि वो तो काफ़ी पोल्यूशन वगैरह होता है। ऐसा मान लो कि एक बार तो पोल्यूशन वगैरह धुलता है उस पानी से, पेड़ पौधे भी बहुत गंदे हो जाते हैं, गाड़ियों का धुआं वगैरह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सेकंड बारिश, अगर पहली बारिश अच्छी सी हो गई तो सेकंड बारिश का पानी आप इकट्ठा कर सकते हो, उसको पीने के लिए भी काम में ले सकते हैं। बहुत ही प्योर इतना मतलब प्योर पानी होता है एकदम। ठीक है, तो वो चीज़ भी है, कोई फ्लोराइड वगैरह नहीं होता उसमें। फिर ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं की इससे पूर्ति की जा सकती है। गर्मी की ऋतु में, सूखे के समय बिल्कुल पानी आराम से यूज़ करिए उसका। ठीक है, तो इट कैन मीट द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्रॉट। अगर अकाल पड़ जाता है, कोई बिल्कुल सूखा हो गया, अब किसान क्या करेंगे, फसल जल गई, तो वहाँ पर उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। फव्वारे से आप यूज़ कर लो खेत में, अगर काफ़ी सारा इकट्ठा है तो। फिर वर्षा जल का संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। भूमि के जल स्तर के समुदाय निर्भरता को भी काम, बिल्कुल सब ऐसा भी आपने देखा होगा, खूब लोग ऐसा है कि काफ़ी जना पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे नाडिया तालाब गाँव के अंदर होते हैं, तो खूब सारे समुदाय विशेष लोग होते हैं, मतलब अपना ऐसा मान लो कि 50-60 घर की कॉलोनी है, पर कोई घर है, ठीक है, 40-50 घर है, वो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए वहाँ पर उसने हर कोई पानी पिला सकता है, क्योंकि वो तो इकट्ठा किया हुआ सबका पानी है, तो वो भी यूज़ है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट रिड्यूसिंग द कम्युनिटीज़ डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, ये भी घरेलू यूज़ में आ जाता है। और आपने देखा भी होगा, सरकार भी मनरेगा के तहत जो ये नरेगा स्कीम चलाती है, 100 डेज़ वाली, जो रोज़गार मिलता है लोगों को, उसमें नाडी तालाब खुदाए जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उस पूरे गांव की गाय भैंस जो भी होती है वहाँ पर आराम से पानी पी सकती है। तो काफ़ी यूजेज है। ठीक है, फिर वर्षा जल, इसकी विधियाँ क्या है भाई? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा वर्षा जल संग्रहण, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अपने यूजेज, बेनिफिट्स पढ़े, लाभ पढ़े। अपन पढ़ रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो मेथड्स क्या है, कैसे इसको मतलब बचाया जाए। वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी प्रचलित विधियां हैं, मेथड अभी चल रहे हैं, वो देखते हैं अपन। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे कि झीलें, तालाब आदि में किया जाता है। एक बात तो गाँव के अंदर तालाब है, झीलें, उनमें पानी इकट्ठा किया जाता है। यानी कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इन डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक्स, पोंड्स, इरिगेशन टैंक्स एक्सेट्रा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मूलतः घर अथवा गांव के पास या घर में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए निर्मित वर्षा जल संग्रहण ढांचे कुंड अथवा टांका कहलाता है। बिल्कुल आपने देखा भी, क्लास 10th में सब पढ़े अपन ने, ये कुंड या टांके बनाते हैं, हर घर में मिल जाएगा आपको। कहते हैं ना टांका है भाई, टांका भर गया, किसी के 10 टैंकर का, किसी के 12 टैंकर, किसी 8 टैंकर के। टांके मतलब पानी का एक कुंड जैसा होता है जो ज़मीन में खोद लिया जाता है और उसमें सीमेंटेड करके, मतलब जिस तरह की चिनाई करते हैं ना, मकान बनाते हैं, वैसे इसको कोई तो गोल ढांचे के होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, और कोई जो होते हैं वैसे ऐसे चौकोर भी होते हैं, हर तरह के वो होते हैं। उसमें इजीली छतों का पानी आ जाता है और इकट्ठे कर लेते हैं उसको पानी को। इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड और टांका आर कंस्ट्रक्टेड नियर, और या फिर कह सकते हैं हाउस या प्रिविलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वाटर इज कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक, जो कि अंडरग्राउंड टैंक होता है ज़मीन में। आराम से इस पानी को बारिश की छत में जब पानी जाता है, जो बारिश का, फिर छत में नाले लगे होते हैं, उन नालों से सीधा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और आराम से पानी जो है स्टोर हो जाता है। और ये मुख्यतः ढकी हुई भूमिगत, बिल्कुल ये ढके, ऊपर से ढका रहते हैं बिल्कुल, ताकि कोई गंदगी ना पड़े, कोई कीड़े मकोड़े ना पड़े, कोई जानवर वगैरह भी अंदर ना पड़े, वो सब सिस्टम है। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2000
2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे अपन इसमें। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। ये पॉलिसी क्या कह रही है, ध्यान से समझना। ये वाटर पॉलिसी 2002 की बातें हैं। इस पॉलिसी के अंदर इस जल नीति में क्या क्या बातें लिखी हुई है, 2 मार्क्स में 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, पक्का मोस्ट है ये। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। ये कह रहे हैं जहां पेयजल के स्रोत का कोई विकल्प नहीं है उनको क्या करना, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। आपने देखा होगा जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं इन सबसे जैसे इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान से ये बहती हुई आ रही है, तो इस इंदिरा गांधी कैनाल में ऐसा नहीं कि सब जगह खेती बाड़ी की जाती है, कहीं कहीं पर उसके पानी को पीने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पर पीने के लिए पानी, पहले उसको पीने की व्यवस्था की जाए, अगर फिर पानी ज़्यादा हो तो खेती बाड़ी की जाए। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंचाई, भले ही सिंचाई के लिए चलाई गई योजना है ये, लेकिन यार जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए रोक के पहले पानी पीने के लिए दिया जाए। तो सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। जहाँ पेयजल के कोई स्रोत नहीं है तो उसको पीने के लिए यूज़ करो, खेतीबाड़ी बाद में, पहले पीने के लिए पानी होना चाहिए। बिल्कुल एक नीति तो ये है, यानी कि मल्टीपर्पज शुड इनवेरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर जहाँ पर है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है पानी पीने के लिए, तो खेतीबाड़ी बाद में, पहले उसको पीने के लिए पहुँचाया जाए पानी को। दूसरा, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला काम है इंसान बचे, उसके बाद में जानवरों का नंबर आएगा, क्योंकि पहला काम है पानी पीने के लिए, उसके बाद में खेतीबाड़ी करनी है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तीसरा, भूमजल यानी जो जमीन का, उसके शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय किए जाने चाहिए। मेजर शुड बी टेकन एंड लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या मतलब ये है, आप गांव में कभी जाएंगे तो वहाँ पर लोग जगह जगह ट्यूबवेल खुदा लेते हैं बिना परमिशन के, और बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं, उसको रोका जाए। रोकेंगे तो कम से कम जो भूमजल आज 500-400 फीट अंदर से पानी मिलता है, जो कोई ज़माने में 100-150 पे आ जाता था, अगर इस तरीके से वो पानी का शोषण अंदर से खींचेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गहरा चला जाएगा और आने वाले टाइम में पानी खत्म हो जाएगा। उसके लिए रोकने कुछ उपाय किए जाने चाहिए। और फिर अगला है, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली monitored for quality. FS program should be undertaken for improving water quality. सतह और ज़मीन का भूमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। कि पानी में ऐसा नहीं है कि लोग खेतीबाड़ी तो नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर क्या नाम, ये केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं कि पानी की अंदर की क्वालिटी ख़त्म हो गई। ये बार बार चेक होना चाहिए। और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूमजल ही गंदा हो जाए अंडर जो वाटर है, यानी कि प्रोग्राम चलाना चाहिए। वो सब पढ़ लिया आपने। सेकंड, द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्केयर रिसोर्सेज शुड बी फोस्टेड। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। सभी को ये बताना चाहिए कि दुर्लभ है, पानी बहुत कम है, और इसके लिए उसको अवेयर किया जाए, लोगों को जगाया जाए कि नहीं भाई इतना पानी वेस्ट मत करो। फिर कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंसेज शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन और इंसेंटिव्स एंड डिसइंटेंसिव। यानी कि यह है कि शिक्षा विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण जो है वो चेतना बढ़ानी चाहिए। मतलब एजुकेशन के जरिए या फिर कोई विज्ञापन प्रमोशन के जरिए ऐसी कुछ बातें सिखानी चाहिए कि पानी अगर ख़त्म हो गया तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी, या फिर हम क्या करेंगे, पानी बहुत कम है। ऐसे लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो पानी जो है उसको, वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको अपनाए, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करें। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है जल क्रांति अभियान 2015-16, वेरी इंपॉर्टेंट। जल क्रांति अभियान 2015-16 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा, पहली बात तो कौन सी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार है, कौन सी सरकार है, ये जरूर ध्यान रखना। तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को, मतलब हर आदमी को पानी मिलना चाहिए, ये इनका मेन पर्पज था। द जल क्रांति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015-16 विद एन एम ऑफ इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री। सेकेंड, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करें। ये भी इसमें लिखा हुआ है कि लोग कैसे करें, चाहे वो टांके बनाएं, चाहे वो टैंक बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, लेकिन पानी को कैसे न कैसे करके अपने पारंपरिक तरीके से, जो भी ट्रेडिशनल उनका मेथड है उसको अपनाएं और पानी को स्टोर करें।
People of different region of India had practiced the traditional knowledge of water conservation and management to ensure water availability. तीसरा, मेन जो जल क्रांति अभियान का लक्ष्य है वो था स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में, हाँ ये भी था कि जितने भी जो जहाँ जैसे गांव में जा रहे तो गांव के लोगों को इकट्ठा करो, फिर सरकार के आदमी आएंगे और उनको समझाएंगे कि हमें ऐसा ऐसा करना है, आगे की रणनीति ये बनानी है, पानी का सही से यूज करना है। तो जल क्रांति अभियान एम्स एट इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, NGOs एंड सिटीजन, जो भी लोग हैं, लार्ज क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, उनको अवेयर किया जाए, लोगों को समझाया जाए, ये भी इनका मेन एम था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जल क्रांति संबंधित ही है कि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों को, यानी द फॉलोइंग कौन कौन सी एक्टिविटीज हैव बीन प्रपोज्ड अंडर द जल क्रांति अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछो क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें कम चांस है, अलग से आएंगे। ऐसा आ जाएगा जल क्रांति अभियान 2015-16 के बारे में लिखिए। नेक्स्ट आ जाएगा जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ आती है उनके बारे में बताइए। तो अपन बता रहे हैं, पहला कि जलग्राम बनाने के लिए देश के 672 डिस्ट्रिक्ट में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है, उसे बोलते हैं जलग्राम। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेच विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट, 672 पूरे जो जिले भारत में, उनमें से ऑफ द कंट्री टू क्रिएट ए जलग्राम, उसमें से किसी एक को जलग्राम चुना जाएगा जिसमें वाकई पानी की बहुत कमी है। ठीक, दोबारा भारत के विभिन्न गांवों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई, 1000 हेक्टेयर की उसकी मॉडल टाउन बनाया गया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है, हरियाणा जो कि नॉर्थ हरियाणा है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा यानी साउथ वाला, राजस्थान, गुजरात का पश्चिम वेस्टर्न पोर्शन, ओडिशा और मेघालय जो उत्तर पूर्व मेघालय का पोर्शन है, इन सब को जो है इनको सबको पहचाना गया, वहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया कि हमें यहाँ पर कैसे कैसे करके पानी को स्टोर करना है। जल क्रांति यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया अबाउट 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल यूपी हरियाणा जो नॉर्थ है, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु का साउथ पोर्शन, राजस्थान, गुजरात का वेस्ट पोर्शन, ओडिशा ईस्ट और मेघालय नॉर्थ ईस्ट का वेस्ट पोर्शन, ये सब उदाहरण के लिए हैं जिनको जल क्रांति अभियान के तहत जलग्राम बनाने के मॉडल तैयार किए गए हैं, जिनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर है इसी का कंटिन्यू 2 पॉइंट और है, प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और प्रकृति पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ये भी इसी में लिखा हुआ है। यानी कि अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, ये कर रहे हैं। और चौथा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम यानी टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से, जैसे कि रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध, सब कुछ प्रतियोगिताएं ऐसे रखो जिसमें सब में ये कटाक्ष किया जाए कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, ऐसी कुछ बातें समझाई जाए, लोगों को जागरूक करो, अवेयर करो। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशंस इन स्कूल्स, ये सब रखे जाए ताकि बच्चों को भी पता चले। बच्चे भी अगर ऐसे राइटिंग कंपटीशन करेंगे जल के ऊपर, वाटर के ऊपर, तो उनसे वो अपने पेरेंट्स को बता पाएंगे, पेरेंट्स से फिर आगे बातें फैलेगी, तो एक बहुत अवेयरनेस आएगी। और हर कोई, क्योंकि बच्चा भी तो पानी यूज़ करता है, हर कोई जो पानी यूज़ करता है वो कहीं ना कहीं पानी का बचाने की बात करेगा। तो ये कुछ बातें थी, आज तो अपने पूरी बातें पानी की पढ़ी। ठीक है, जल ही जल के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और आज अपना कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से रिवीजन आपका आई थिंक हो गया होगा, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स मेरे साथ बनाया करो। और अब इसके कोई शॉर्ट नोट्स की अगर जरूरत, कभी कभी क्या होता है कोई चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, उसको पूरा ही पढ़ना पड़ता है, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ, किसी का नहीं बनाता। बाकी मोस्टली आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, उनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको देना है इसका टेस्ट, फिर शानदार तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास के साथ में 2 क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।